Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। ये वीडियो हिंदी में बनने जा रही है और आज की वीडियो है, बहुत देर बाद दोबारा बना रहा हूँ। ये है यूके के वर्क परमिट की और इसके बाद वर्क परमिट जो पीआर में बदला जा सकता है इन फ्यूचर। तो गाइस मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा ताकि अगर आप खुद से इसको अप्लाई करना चाहें तो यू कैन डू इट। कनाडा यूके के इस वर्क परमिट का नाम है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। पहले इसको टीयर 2 जनरल वर्क वीज़ा कहा जाता था, तो उस बात को छोड़ देते हैं। ये है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो दोस्तों ये सभी के लिए है, इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी या और जितनी भी दुनिया में कंट्री हैं जिनका कोई मसला नहीं है यूके के साथ। जैसे हमारा इंडियंस का कोई मसला नहीं है, तो इसी तरह से जितनी भी कंट्रीज हैं जिनका कोई भी संबंध बिगड़ा नहीं, वो सभी कर सकते हैं। और इसमें आपको सबसे पहले है क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 1, कोई भी कर सकता है। नंबर 2, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। नंबर 3, कोई भी एलिजिबल है जिसकी एज 18 ईयर से ऊपर है। जिसकी भी एज 18 ईयर से ऊपर है। और वैसे तो इसमें कुछ ऐसे भी ऑक्यूपेशंस हैं जब पेरेंट्स के साइन हो जाएं तो 16 प्लस है, लेकिन आम लोगों की हम बात करेंगे तो वो आपकी जो एज है 18 इयर्स के ऊपर चाहिए, 18 प्लस। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि 18 से कहाँ, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। तो आपकी एजुकेशन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपके पास किसी भी तरह से स्कूल सर्टिफिकेट के से लेकर आपके पास कोई अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, आपके पास कोई क्रैश कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, तो वहाँ से लेके अप टू पीएचडी तक अगर आपने की रखी है तो सभी इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें, मैं दोबारा बता दूं। नंबर 1, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। नंबर 2, जो एज है वो आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके नीचे के लिए भी है प्रबंध, लेकिन वो आप छोड़ दीजिए। तो आपकी जो एजुकेशन है उसकी स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको विस्तार से बता दूं कि अगर आपके पास कोई हाई स्कूल के बाद किसी तरह का भी कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, कोई डिप्लोमा है, कोई कोर्स किया है, ठीक है, तो किसी भी आपने ग्रेजुएशन की है, अगर वहाँ यहाँ से लेके अप टू पीएचडी भी अगर की है आपने, तो आप सभी एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए। दूसरी बात इसके बाद आ गई कि इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश का जो टेस्ट है वो चाहिए। अगर आपने जो हाई स्कूल है इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया है, लेकिन वो आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये मैं मोस्टली बता रहा हूँ। वैसे तो जो नर्स है, इसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है इंग्लिश टेस्ट की। कुछ में है, कुछ में बिल्कुल ही नहीं है। जैसे आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, तो उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो मोस्टली है अगर रिक्वायरमेंट, तो आपने जो आपका हाई स्कूल है वो किया होना चाहिए। अगर आपने आपका हाई स्कूल किया है किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो आपको इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है कि जिसमें रिक्वायर्ड है इंग्लिश, तो आपको सिर्फ 4 बैंड इंग्लिश टेस्ट के चाहिए। मैं इंडिया में आयल्स बहुत चल रहा है, मैं उसकी बता दूं कि अगर आपके पास 4 बैंड हैं आयल्स जो एक तरीके का टेस्ट है, अगर उसमें 4 बैंड भी हैं, 4 से 5, 4 हैं कम से कम, ऊपर तो जो मर्जी हो जाए ना। तो जहाँ दूसरी भाषा में जो एक लेवल होता है B1 CEFR का, यूरोप में वो चलता है, तो लेवल 1 अगर है, लेवल B1, तो उसको अगर ज़्यादा लोगों का, अगर जिनको आइल्स का पता है, तो 4 बैंड हो गए उनके, अगर 4 आ जाए तो बहुत है, ओवरऑल 4 चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो 4 स्कोर है, मेरे हिसाब से 5वीं या 6वीं क्लास का जो बच्चा है वो भी ये आराम से ले सकता है, जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या चाहिए आपको? आपकी ओर से तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए। बहुत सीधा सिंपल सा ये वर्क परमिट है कि इंग्लैंड का कोई भी एम्प्लॉयर आपको अगर हायर करना चाहे तो वो आपको हायर कर सकता है। ये जो वर्क परमिट है 2 साल का होता है, 2 के बाद एक्सटेंडेबल होता है, 2 वाला भी है, 4 साल वाला भी है, और उसके बाद जब आपको 5 साल हो जाएं इस प्रोग्राम के अंडर काम करते, कहीं भी कर लो आप, कोई भी एम्प्लॉयर हो, आप एम्प्लॉयर चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए एक एम्प्लॉयर ने बनाया, वहां कुछ अनबन हो गई, कुछ हो गया, तो आप जो है दूसरे एम्प्लॉयर किसी के भी पास काम कर सकते हो। तो आप पढ़ सकते हो, वो बात अलग है कि आपको फीस अपनी खुद देनी पड़ेगी, पब्लिक गवर्नमेंट नहीं देगी, तो बाकी आपको सभी बेनिफिट और मिल जाएंगे। आप एक से ज़्यादा जॉब भी कर सकते हो। तो जो आपका एम्प्लॉयर है अभी, उसकी शर्तें आ गई, वो क्या है? नंबर 1 के जो एम्प्लॉयर है वो यूके का होना चाहिए, एम्प्लॉयर जेन्युइन यूके का होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास जो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100% जेन्युइन चाहिए, और वो अप्रूव्ड होना चाहिए होम डिपार्टमेंट से। तो उसके जो उसकी एम्प्लॉयर की बेसिक रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स आपके लिए कि आपको क्या वो देगा तो ही वर्क परमिट ये मिलेगा। सबसे खूबसूरत बात उसमें ये है सैलरी की, क्योंकि आप पैसा कमाने जा रहे हो, तो जो सैलरी है, अगर कोई भी आपको हायर करना चाहे इस प्रोग्राम के अंडर, तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बहुत सारे आगे आगे प्रोग्राम में मैं वो एंड में जाऊंगा कि इसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं। तो जो मिनिमम इसमें एम्प्लॉयर है आपको, उसको जो सैलरी है वो 38,700 पाउंड इंग्लैंड के वो कम से कम देने पड़ेंगे। लेकिन जब एक्चुअली ये जॉब में चीज़ आती है तो ये एक्चुअली 45,000 पाउंड बन जाते हैं, क्योंकि जो उनका एनुअल रेट बढ़ता है, तो इस हिसाब से एनुअल गोइंग रेट होता है, आपकी एनुअल गोइंग रेट होता है आपकी सैलरी के ऊपर। वो इंग्लैंड में एक सिस्टम है, तो एनुअल रेट के हिसाब से वो जो 39, उसको मोटा सा 39,000 हम मान लें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो 45,000 पाउंड उसको कम से कम आपको देनी पड़ेगी सैलरी।
उसके अलावा अगर आप जो भी ओवर टाइम लगाते हो, ये 5 दिन की है ना, 8 घंटे 5 दिन, तो 45,000 पाउंड, तो इंडिया का ये 45 लाख रुपया बन गया। तो ये तो उसकी शर्त है। दूसरी शर्त है कि गवर्नमेंट से उसके पास जो जो जिस स्किल के लिए आपको वो बुला रहे हैं, तो वो जो स्किल है वो स्किल, वो जो जॉब है, आई एम सॉरी नॉट स्किल, वो जो जॉब है वो स्किल कैटेगरी में आनी चाहिए। जो गवर्नमेंट की ऑक्यूपेशन, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, वो मैं आगे जाकर आपको बता दूंगा। तो इंडिया के इसी के साथ आपको ये आंसर मिल जाता है कि अगर आप नॉर्मली भी 5 दिन काम करो तो 45 लाख, 45 लाख एक साल का आपको बनता है कम से कम। वैसे तो ओवर टाइम तो जो बंदा पैसे लगा के गया है, या जिसने नए पैसे कमाने हैं, 6 दिन तो वो वैसे काम करता है, जब 2-4 घंटे कहीं और भी ऊपर वाले एक्सपेंस है वो निकालने के लिए बंदा करता है, यार खाने के निकाल लूँ या फिर किराए के निकाल लूँ, है ना। तो मेरे हिसाब से 50 लाख रुपया तो कम से कम बनता है हर हालत में, अगर कोई बंदा ओवर टाइम करता है, कम से कम है ये। और इसी के साथ मैं ये जवाब दे दूं कि बहुत सारे लोग जिनको इंग्लैंड के कल्चर का नहीं पता है, तो अगर वो 4 जाने अच्छे से स्टैंडर्ड के साथ रहे तो 1 लाख से ज्यादा उनका खर्चा नहीं होता है खाने और रहने का, है ना। तो 12 लाख एक साल का हो गया, आप इसको 15 लगा लो, 50 लाख ओवर टाइम लगा के आपका टोटल हो गया, तो 35 लाख आप आराम से सेव कर सकते हो। जो लोग काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए जाते हैं, इसके बाद आपने पब में कितने उड़ाने हैं, बियर बारों में, डांस बारों में, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो उड़ाने वैसे नहीं चाहिए, हिसाब से घर में बोतल लाओ, टीवी लगाओ, पियो, वो अच्छा रहता है। जो डांस वगैरह है वो टीवी पे देख लो, सस्ता पड़ता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और वो अंडरस्टैंडेबल है। ये क्वेश्चन गलत क्वेश्चन नहीं है। जो बंदा नया जाता है बेचारे को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर फिर आता है भी हमारा भाई वहां कुछ है नहीं सर, हमें तो लोग जानते नहीं है, तो इसका आंसर है कि भाई जिसका यूके में कोई रिलेटिव दोस्त नहीं है, तो वहां आप गुरुद्वारा साहिब चले जाओ। हर तरीके से वहां हर धर्म वाले की, हर विशेष, हर कंट्री वाले की जितनी वो हेल्प करते हैं वो करेंगे। लेकिन जब आप इस ऑक्यूपेशन में वर्क परमिट लेके जाओगे तो आपको वैसे जरूरत किसी चीज की नहीं है। ये बीच में कुछ अच्छा, तो जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अभी इसमें जो हम बात करेंगे कि जो ऑक्यूपेशन है, कौन कौन सी कैटेगरी में ये आता है प्रोग्राम। देखिए, यूके ने एक क्लासिक जो काम है, काम को 5 तरीके से मोस्टली बांट के रखा है। उसको ऑक्यूपेशन, यूके ऑक्यूपेशन लिस्ट बोल देते हैं। वो क्लासिफिकेशन होती है, स्ट्रक्चर है कि काम का। ये बीच में कुछ हो रहा है, 1 मिनट। तो इसमें नंबर 1 है मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर ऑफिशियल। नंबर 2 प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। नंबर 3 एसोसिएट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। नंबर 4 है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटरियल ऑक्यूपेशन। नंबर 5 है स्किल्ड ट्रेड ऑक्यूपेशन। तो ये ऑक्यूपेशन इस हिसाब से यूके ने बांट रखे हैं। वैसे जनरली मैं बताऊं कि इसमें हजारों ऑक्यूपेशन है जो एलिजिबल, जो कैटेगरी 5 में आते हैं, जिसको हम स्किल्ड ट्रेड ऑक्यूपेशन कहते हैं। लेकिन मैं मोटा सा बता दूं ताकि जो लोगों को थोड़ा तसल्ली मिल जाए, है ना, उनको पता चल जाए कि भाई हम भी आते हैं, हम भी आते हैं इस ऑक्यूपेशन में, है। तो इसमें आपने ये देखना है कि अगर आप खुद एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हो तो बस होमलैंड से वो वेरीफाइड चाहिए।
तो इसके बाद हाँ, इसके अच्छा होता कैसे है प्रोसेस। आपको एम्प्लॉयर मिल गया अगर अपने आप से, तो वो आपके लिए अप्लाई करेगा। एक आपको स्पॉन्सर मिलेंगे, वो एक्चुअल में डिजिट होते हैं। तो वो डिजिट होते हैं, वो कोई भी फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं होता है। एक नंबर मिलता है, एक कुछ डिजिट का नंबर मिलता है, और वो डिजिट नंबर आपने अपने एम्प्लॉयर से लेकर आपकी जो एप्लीकेशन है वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम की, तो उसमें ये सबमिट करने हैं। जो यूके की इमिग्रेशन है उसको वो अपने आप पता चल जाएगा ये कौन सा एम्प्लॉयर है, असली है, नकली है, या क्या है, ठीक है। तो वो लेके आपने भरना है। तो अगर आप खुद से कर रहे हो ना, तो ये होगी वो। अब इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर आपने हमारे से काम करवाना है तो मैं अच्छे से इसकी एक लिस्ट बना दूंगा। फीस भी मैं पूरी जितनी कम ज़्यादा हो सकती थी उसकी मैं डिटेल सभी को बना दूंगा। तो हमारे काम करने का तरीका बाद में बताता हूँ जिनको नहीं पता। ये देखिए, जो अगर हम इसमें जो स्किल्ड ट्रेड ऑक्यूपेशंस हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे ये 5.1 है ना, तो उससे आगे बहुत है, मैं बताता हूँ। उसमें पहले 5.1 आ गया, उसमें फार्मर क्या है, उसके आगे सब क्लास हो गई 01 एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्टर। मैं बताता हूँ कौन से एलिजिबल है। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्टर, इसकी आप मायने निकाल लेना है ना। एक्चुअली कल्चर फार्मर्स हो गया, इसमें एरेबल फार्मर्स हो गया, डेयरी फार्मर्स हो गया, लाइव स्टॉक फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स हो गया, फार्मर्स हो गए, जनरल फार्मर्स हो गए जैसे जो ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं ना, एक्वाकल्चर हो गए, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आ गया उसके 5.2, उसमें सब क्लास है 00। हॉर्टिकल्चर 5 उसका क्लासिफिकेशन का नंबर है 5112/00। हॉर्टिकल्चर ट्रेड्स आ गया इसमें। देखिए, हॉर्टिकल्चर की अगर ट्रेड करते हो तो भी आप एलिजिबल हो। उसके आ गया 5113, तो गार्डनर्स एंड लैंडस्केपर्स, इसमें भी सब सेक्शन है। इसमें 01 to 01 आगे मैं बताता जाता हूँ। गार्डन डिजाइनर, गार्डनर जो गार्डन का काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर, मार्केट गार्डनिंग है ना, ग्रीन रूफ इंस्टॉलर्स, लैंडस्केपर, गार्डनर्स, गार्डन्स एंड लैंडस्केपर्स जनरल। तो इस तरह से ये नंबर होते हैं। तो मैं अभी नंबर, अब ये देख लेना कि ये नंबर 5 जो क्लासिफिकेशन का सेक्शन है ना स्ट्रक्चर का, वो 5 नंबर आता है इसमें, ठीक है। तो उसके आगे मैं अभी आपको सिर्फ नाम बताता जाऊंगा। बी कीपर्स आ गए, कंट्री साइड एंड पार्क ऑफिशियल एंड रेंजर्स आ गए। ये देखिए, कंट्री साइड पार्क एंड ऑफिशियल रेंजर्स भी इसमें आ रहे हैं इस ट्रेड में। फैल्कॉनर्स आ गया, फिश एंड रिवर कीपर्स, फिशर्स एंड गेम कीपर्स, एग्रीकल्चर फिशिंग ट्रेड इसमें है। स्किल्ड, उसके बाद फार्मर्स के बाद आ गया अभी ट्रेड्स वाले जो मेटल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स हैं। इसमें देखिए, मेटल फॉर्मिंग, वेल्डिंग रिलेटेड ट्रेड्स में है। शीट मेटल वर्कर्स, मेटल फैब्रिकेटर एंड फिनिशर्स, पैनल बीटर्स, वाइट स्मिथ, शीट मेटल, ठीक है। उसके आगे मेटल प्लेट वर्कर में, स्मिथ मॉड्यूलर में रिलेटेड ऑक्यूपेशन में आ गया डाई कैस्टर, फेरियर्स, मोल्ड मेकर एंड कोर मेकर्स, स्मिथ्स आ गया इसमें, मेटल प्लेट वर्कर स्मिथ और जनरल स्मिथ जो की स्मिथ है ना। मॉड्यूलर्स आ गया रिलेटेड ऑक्यूपेशन, जो भी उसके मॉड्यूल मेटल प्लेट वर्कर के रिलेटेड जितने भी मॉड्यूलर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन है वो सभी इसमें आते हैं 5212 में। तो वेल्डिंग ट्रेड्स में
जो अलग अलग लोगों को पता है उसमें सब सेक्शंस होते हैं। वेल्डर सभी तरह के आते हैं, पाइप वेल्डर, प्लेट वेल्डर, ब्रेजर्स, वेल्डिंग ट्रेड जो आते हैं। उसके बाद पाइप फिटर आ गया, ठीक है, मेटल मैकेनिक। मैं आगे आगे बढ़ता जाऊं तो ये खत्म ही नहीं होगी। देखिए गन स्मिथ है, हाइड्रोलिक टेक्नीशियन है, लिफ्ट टेक्नीशियन, लॉक स्मिथ है, टूल मेकर्स, टूल फिटर्स, टूल शाइनर्स, पेंटर्स आ गए इसमें, ठीक है। इसमें बाद है जो इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हैं एंड रिपेयर्स, कैलिबर टेक्नीशियंस, कैमरा फोटोग्राफर्स, टेक्नीशियंस, तो वॉच मेकर्स, रिपेयर जो रिपेयर करते हैं, ऑप्टिकल टेक्नीशियंस। देखिए कुछ एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन इंस्टॉलर, फिटर्स, रिपेयर्स, है ना, व्हीकल टेक्नीशियन, मैकेनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, कार, हैवी ड्यूटी लार्ज व्हीकल टेक्नीशियन, मोटरसाइकिल टेक्नीशियन, मोटर स्पोर्ट टेक्नीशियंस। तो दोस्तों एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिलेटेड जितने भी हैं, बोट एंड शिप बिल्डर रिपेयर्स। तो इसमें देखिए मैं गिनता थक जाऊंगा, आप सुनते थक जाओगे। आपने सिर्फ वो देखना है कि कहीं ये जो आपका एम्प्लॉयर है ऑक्यूपेशन लिस्ट उसकी कैटेगरी 5 में है या नहीं, बस। बाकी मोस्टली सभी है। तो आप आपके ऑक्यूपेशन, सभी ऑक्यूपेशन इसमें ऑलमोस्ट पॉसिबल है जो लोग इसमें जाना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क परमिट है। आप जो है जब आपने 5 साल इसके ऊपर काम कर लिया तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान से रहें कि आपके पास कोई बैड रिकॉर्ड नहीं बने। तो सिंगल हो, आप मैरिड हो, डिवोर्स हो, आप विडोड हो, आप अनल हो, सेपरेटेड हो, कुछ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बीच बीच में कुछ हो रहा है। तो गाइस अगर आपने हमारे से काम करवाना हो, मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं ओपनली सभी को फीस वगैरह बता दूंगा। मोटी सी बात यह है कि ये काम पैसे से होगा। हमसे बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किया है, कस्टमरों ने। बहुत सारे लोगों को हमें जब हद हो गई पुलिस के पास लेके जाना पड़ा तो हमारे पैसे मिले। बहुत सारे लोग हमारे से काम स्टार्ट करते हैं, बाद में बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे लोग जब वीज़ा आता है तो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट फ्रॉड हैं, जब वीज़ा आ जाता है ये तो वैसे ही हो जाना था। तो इमिग्रेशन वाले बहुत गंदे हैं, बीच बीच ऐसे क्लाइंट भी बहुत गंदे हैं। बीच बीच नहीं, क्लाइंट अभी 50% ये ड्रामे करने लगे हैं। हमारे पास वही आए, मेरी रिक्वेस्ट है, जो सीरियस हैं, जो जेन्युइन हैं, जिनको अपने पैसे की और अगले के पैसे की कदर है, जिनको अपने टाइम की कदर है और दूसरे की कदर है। और वो बिल्कुल ना आए जिनको ये लग रहा है कि भाई एक बार इनसे काम करा लो, हम बहुत बाहुबली हैं, पता नहीं कौन से बली हैं, कहाँ के बली हैं। तो इमिग्रेशन वालों को तो डरा ही लेते हैं, हम डरा के निकाल लेंगे काम। भाई जो आगे बंदा बोल रहा है वो किसी से नहीं डरता सिवाय भगवान से। अपना काम मैं करता हूँ बहुत ईमानदारी से, फालतू बात मैं नहीं सुनता हूँ, ना फालतू सुनाता हूँ। कोई यकीन करने की जरूरत नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि मेरा पूरा काम जो है वो रिटन एग्रीमेंट में होगा। मैं बिना सिक्योरिटी के आज के बाद कभी कुछ दिनों के बाद मैं काम नहीं करता हूं। अगर हम आपसे कोई सिक्योरिटी फंड लेते हैं, सिक्योरिटी क्या हो गई, मान लीजिए यूके का किसी ने काम करवाना, मैं एग्जांपल दूंगा, पासपोर्ट के साथ मैं 5 लाख रुपया लूंगा रिटर्न में, अदरवाइज काम नहीं करवाऊंगा। और वो वैसे तो आपके लिए ही, आपके जो
मान लीजिए ये अराउंड 20 लाख के होगा ना वर्क परमिट मान लीजिए, तो वो आप बाकी जो हम ले लेंगे, आपके अकाउंट देखेंगे हम, वाकई आपके पास पैसे हैं, आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं। क्योंकि ये वाले वर्क परमिट कुछ है जैसे जर्मन का है, ऑस्ट्रेलिया का, इसी का इसलिए हल्ला गुल्ला ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत तेज़ी से होता है। जो टाइम है ज़्यादातर इस वर्क परमिट में भी हमें सिर्फ 2 हफ्ते या 4 हफ्ते का मिल रहा है कि यूके 4 हफ्ते में 2 हफ्ते में इसको काम कर देता है। लेकिन मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूं भाई 4, 5, 6 महीने मान के चलो, लेकिन ये हो जाता है जल्दी। आपके पास हम देखेंगे कि भाई इसके पास पैसे हैं या ये गप्पे हेंक रहा है या गप्पे मार रहा है, बाद में पैसे की प्रॉब्लम है। मेरा किसी को मन नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ झगड़ूं। जब तक कोई नहीं हटे उसको मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, सर हट जाओ, टल जाओ, हट जाओ, टल जाओ। तो बाद में फिर मैं ना अपना देखता हूँ ना किसी का देखता हूँ, भाड़ में जाए। लेकिन जो अपना पैसा है वो हम लेके ही छोड़ेंगे। और जितने और इमिग्रेशन वाले हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको भी कहता हूँ भाई फ्रॉड मत करो। अगर आप फ्रॉड नहीं हो बिल्कुल घबराओ मत, हम पैसा दिला के ही हटेंगे। हमने हाई कोर्ट में, हमने सीएम साहब को और हमने पीएम ऑफिस तक लिखकर भेज दिया कि इमिग्रेशन वालों के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है। और सीएम, डीजीपी, हाई कोर्ट में पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन डली हुई है कि इस तरह से जो अच्छे शरीफ लोग हैं जो इमिग्रेशन का साफ सुथरा काम करते हैं, लोग उनके पैसे मारते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे के बेचारों के मरे भी हैं। तो गाइस अगर बात वहां आ जाए, अगर हमसे काम करवाना है मोस्ट वेलकम। जैसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लेंगे, भगवान ना करे कि अगर, पहली बात तो मैं वो केस उठाता ही नहीं हूं। अगर मुझे लगा कि 100% श्योर है तो मैं आपको बता दूंगा 100% चांस है इसमें हो जाएगा। अगर मुझे लगे कि कम चांस है, मैं वो भी अपने क्लाइंट को पहले बता देता हूं कि भाई इसमें 50 चांस है, 60 है, 70, 80 कितने हैं, ठीक है। जो फिर भी अगर एंड में क्लाइंट की किस्मत माड़ी है कि वो नहीं जाना चाहता, वो नहीं जा सकता है। किस्मत सबसे बड़ी चीज है, मैंने पहले भी बोला है, मैं हमेशा बोलता रहूंगा, इमिग्रेशन में किस्मत सबसे बड़ी चीज है। अगर आपकी किस्मत ही, अब हम तो देखेंगे डॉक्यूमेंट मैच कर रहे हैं, हमारे पास एम्प्लॉयर है, सब कुछ है, पूरा देखेंगे, फिर हम बोलेंगे भाई ठीक है, हमें तो 100% लगता है हो जाएगा काम। फिर भी अगर आपकी किस्मत में ही नहीं लिखा तो कोई भी आपको बाहर नहीं भेज सकता। उस चक्कर में जो भी इमिग्रेशन, जो भी खर्चा होगा या कंसल्टेंसी फीस काट कर आपको अपना जो पैसा है वो राइट वे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे तो लोगों को पता है, फिर भी ये क्वेश्चन जानबूझ के करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें ना देना पड़े, है ना, पैसा सिक्योरिटी का। पता सब कुछ है, या कुछ लोग वैसे ही करते हैं भाई हम नहीं देंगे पैसा। भाई आप पैसा पहले नहीं दोगे तो किसी ने जेब से थोड़ी डालना है आपके लिए। ये जेन्युइन काम है, जेन्युइन काम के ऊपर वर्कर लगता है, मेहनत लगती है। किसी ने भी आपके ऊपर मेहनत करनी नहीं है अगर उसको मेहनताना उसको ना मिले। जो भी नुकसान होगा वो कोई भी दुकानदार अपनी जेब से नहीं निकालेगा। वो जो असली दुकानदार है वो हमेशा ही ग्राहक की पॉकेट से निकालेगा। अपनी पॉकेट से अगर वो निकालेगा तो भाई उसका जो सब कुछ बिक जाएगा अगर उसके पास कुछ है। तो आपके पैसे की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूं, वो उसमें आपको तो डरने की जरूरत नहीं होगी। पूरा सब कुछ रिटर्न एग्रीमेंट में होगा। मान लीजिए कि मैं आपको ना दूं तो वो आप एग्रीमेंट उठा के पुलिस को दिखा दो कि भाई ये बंदा, इसने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, अभी हमारे ये वाले पैसे नहीं दे रहा है। तो मैं तो डर जाऊंगा और आपको तुरंत पैसे दूंगा क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉड थोड़ी मैं करूंगा। तो हाँ, जो फ्रॉड वाले हैं उनके पास ना तो लाइसेंस है, ठीक है,
ये भी बता दूं कि लाइसेंस भी ज़रूरी नहीं है, और जितनी पंजाब के अलावा स्टेट है किसी में भी लाइसेंस इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे तो होना भी नहीं चाहिए। जो फ्रॉड करते हैं वो लाइसेंस अप्लाई करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं, फिर दूसरे नाम पर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लंबे समय से काम कर रहे हैं आपको देखना चाहिए, वो फ्रॉड नहीं करेगा आपके साथ। तो गाइस थैंक यू सो मच वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर ये सभी के ऊपर जाएगा जैसे फेसबुक तो यूट्यूब वगैरह वगैरह ना। थैंक यू सो मच एंड बाय।